मेजर जनरल जी बख्शी, कर्नल RS सिंह, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, अनुज धर, ये इत्तेफाक से एक लूज टीम जो किसी संगठन के तौर पे नहीं बनाई, सिर्फ ये हुआ कि हमें ये मूवमेंट चलाना है। हमने बिना किसी से मशवरा करे, ये जो मेमोरेंडम देने की आदत पड़ गई है सनातनियों को, आजकल एक और नई आदत हो गई है आप लोगों को, आप लोग पिटीशन पे साइन बहुत कराते हैं। हम हिंदू राष्ट्र के लिए एक पिटीशन चला रहे हैं, उस पर साइन कर दीजिए। पिटीशनों से देश चलते हैं? मूवमेंट खड़ा किया इस देश में, और उन तीनों का कोई वारिस नहीं है आज भारत में, दूर दूर तक नहीं है। जिस सरदार पटेल को 12 वोट मिलने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने दिया, जो फूल वाले चचा अपनी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन पाए, उन्हें 2-2 बार अंग्रेजों के जूते उठाने के कारण देश का प्रधानमंत्री तो घोषित कर दिया, लेकिन इस देश की धरती पर अमेरिका से भी खड़े होकर देखोगे तो सरदार पटेल की मूर्ति नजर आएगी। कोई रिश्तेदार ने नहीं बनवाई है। इसी तरीके से 2 और लोग इस इतिहास में हैं। समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि अंदर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में आप अनभिज्ञ हैं, इसलिए आप जल्दी में हैं। इतनी जल्दी में है कि सब कुछ चाहते हैं एक ही दिन में हो जाए, और आप बदलना नहीं चाहते। इतने लंबे कालखंड इस लालच में जिए हैं, कम से कम अगले 10 साल तक ये अपने आप से वचन लीजिए कि चाटुकार हमारा हो या विरोधी हो, उसको नीचे उतार देंगे। और ये काम आपको रोज नहीं करना है। 5 साल में एक दिन, उस एक दिन के 24 घंटे में से 1 घंटा, और उस 1 घंटे में से 1 मिनट सिर्फ कहता हूं आपसे, मेरे कहने से नहीं, अपने इस लंबे जीवन में 1 मिनट चाहिए 5 साल में, 1 मिनट। और मुझ पे अगर विश्वास नहीं भी है तो अपने पे करिए। और ये 1 मिनट उस दिन चाहिए मुझे जब घर से वोट डालने निकले, आप ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, दलित हैं, ये हैं, वो हैं, मुझे नहीं पता। किसी पार्टी की मैंने आज तक कैंपेन शैंपेन छोड़ दीजिए, नाम भी नहीं लेता मैं। सनातनी हिंदू, आपकी जाति क्या है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, ये सोच के मत जाइए। पोलिंग बूथ पर बटन दबाने से पहले ये सोचिएगा कि ये वोट मैं ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया और दलित और यादव होके नहीं दे रहा हूं, ये वोट मैं सनातनी होके दे रहा हूं। बस इतना भी आप कर देंगे तो दिल्ली की गद्दी पर आलू से सोना बनाने वाले नहीं बैठेंगे। मेरा उनसे विरोध नहीं है, कोई मेरा उनसे पारिवारिक विरोध है, मैं राजनीति में नहीं हूं। माना कि शहर में कुछ पागल होते हैं, लेकिन हम पागलों को प्रधानमंत्री बना दें, इतने पागल भी नहीं हैं। इसलिए व्यक्ति विशेष से कोई विरोध नहीं है, उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं है, कोई गुस्ताखी। और जब तक आपको ये लगे कि ये जो योजना है ये महंगा हो गया, ये सस्ता हो गया, अरे मेरे भाई, सस्ता और महंगे होने से सरकारें बदलती हैं क्या? आप तो खुद ही ये तय कर देते हो कि सरकार हमारे लिए ये फ्री में देगी, ये फ्री में देगी। आप खुद बिकने की कतार में हो तो कोई आपका दाम 2 रुपए किलो लगाता है, कोई बिजली का बिल लगाता है, कोई 500 का सिलेंडर देता है। एक बार अगर मार्केट में अपनी कीमत लगानी है तो इतनी महंगी लगाओ कि तुम्हें कोई खरीद ना पाए। एक बार इस जीवन में 10 साल के लिए तय करिए कि मैं वोट उसको दूंगा
जो सनातनी हिंदू सभ्यता को पुनर्जीवित करेगा। इसलिए आज सरदार पटेल उनको भी दिख रहे हैं जिनके घर भी शीशे लगे हैं। दूसरा आदमी सुभाष चंद्र बोस, जिसे कभी हिंदू ठेकेदारों ने अपना हीरो नहीं बनाया। सड़क छाप लोगों को बनाते हैं क्योंकि अपना कद छोटा लगता है। इस पे कभी कोई आंदोलन नहीं चला इस देश में। वो किस जाति के थे ये भी किसी को नहीं पता, उनके परिवार के लोग कौन है ये भी किसी को नहीं पता चला। लेकिन भाग्य देखिए और अपने आप को खुशनसीब समझिए कि जिंदा सुभाष को नहीं देखा हमने, सरदार पटेल को नहीं देखा, सावरकर को नहीं देखा, लेकिन आपने अपने जिंदा होने का सबूत दिया। तो 1945 में एक प्लेन दुर्घटना की झूठी कहानी रची गई और सरदार पटेल के बाद सुभाष चंद्र बोस, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, अंग्रेजों के कहने से हमारे पिताजी ने उनसे इस्तीफा ले लिया क्योंकि अंग्रेज इस बात से नाखुश थे कि जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी है वो कांग्रेस का अध्यक्ष हो गया और आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री चुन गया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने पिताजी को भेजा कि इस्तीफा ले लो। अच्छा, पिताजी जैसे खुद थे वैसी चाचा जी थे। वो समझ रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस के पास जाएंगे तो वो गिड़गिड़ाएंगे। सुभाष चंद्र से उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दो। सुभाष चंद्र इतना विजनरी आदमी है कि भारत में कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ। उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया, समझ गए थे क्या कहानी है। चिट्ठी पकड़ाई, ये लीजिए इस्तीफा में चला, चले गए यहां से, बर्मा गए, बैंकॉक गए। अभी पिछले दिनों मुझे बैंकॉक में सुभाष चंद्र की सेना जो बैंकॉक में है, जो वहीं रह गए, वहां जाने का मौका मिला और एक ऐसे परिवार से मिलने का मौका मिला कि जब जब बताता हूं तो मुझसे मेरा गला फट जाता है। एक उस परिवार से मिला मैं, उस होटल में ठहरा जहां सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए आजाद हिंद फौज की कमांड उस होटल के कमरा नंबर 18 में रह के चलाई थी, फर्स्ट फ्लोर पर। उस मालिक को देखिए बैंकॉक के, उसने सुभाष के उस कमरे को आज तक सील रखा है, किसी को दिया नहीं। वहां उन्होंने बुलाया। जब सुभाष बैंकॉक से निकले तो उनकी जेब में एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल थी। तो जो आदमी आजाद हिंद फौज का काम बैंकॉक में देख रहा था वो एक सरदार था। उनके बेटे जीवित हैं। जब वो गए एयरपोर्ट पर तो अपनी जेब से एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल निकाली और उनका नाम है धर्मदास सिंह, उनका बेटा जीवित है। और वो पिस्टल और बंदूक उनके हाथ में दी, सॉरी रिवॉल्वर, और ये कहा कि जब मैं लाल किले पे झंडा फहराऊं तो तुम उस दिन दिल्ली आना और ये पिस्टल मुझे उस दिन देना। और उसके बाद उनका वो प्लेन और वो कहां गए दुनिया नहीं जानती। आज भी वो पिस्टल जब उन्होंने मुझे दिखाई तो मैंने हमारी टीम एक YouTube चैनल चलाती है, वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुशेस के नाम से, जिसमें हमारी सारी टीम के लोगों के अलग अलग लेक्चर आते हैं। मैंने उस पर डाला। उस आदमी ने एक कमरा, फिर कमरे के अंदर एक कमरा, फिर एक बड़ा सा लॉकर, उसमें वो चीजें रखी हुई हैं। हमारे देश में उस आदमी को 45 की घटना में इसलिए मार दिया गया कि उसके जीवित रहते चचा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। झूठी कहानी गढ़ी गई। मेरे साथी मुझसे भी उम्र में कम, बेहतरीन लड़का, हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करते थे, अच्छी बड़ी नौकरी थी, छोड़ दी।
कभी किसी पार्टी संगठन से भी कोई लेना देना नहीं था। ऐसे ही जुनून उस आदमी को लगा और उसने इस देश में एक मुहिम चलाई कि सुभाष चंद्र के ऊपर जितने भी गोपनीय कागज हैं उसको सार्वजनिक कर दिया जाए। कोई मंच नहीं छोड़ा उस बेचारे ने। तब इतनी लोगों में गिनती में लोग भी नहीं आते थे, लेकिन अपनी बात कहता रहा। इसलिए मुझे यकीन है कि सत्ता पे जिसे बिठाया है वो नेताओं की कम और हमारी ज्यादा सुनता है, क्योंकि ये पता है उसको कि हम कोई बात किसी को बड़ा छोटा करने के लिए नहीं कर रहे, हम किसी जात पात को बढ़ावे के लिए नहीं कर रहे, हम इस राष्ट्र की उन बातों को बता रहे हैं जो चाटुकार उनकी पार्टी में तो हैं लेकिन उन तक को नहीं पता। उस अनुज धर की बात गई और प्रधानमंत्री ने सुभाष के ऊपर जितने गोपनीय कागज थे उनको सार्वजनिक कर दिया। सार्वजनिक करने से फायदा क्या हुआ कि आम आदमी को कुछ कुछ चीजें पता चलने लगी और इस देश में जिन्होंने एक नैरेटिव बनाया था वो नैरेटिव वाले भी पीछे हट गए। और जब वो पूरे क्लाइमेक्स पे आ गया तब जब समझ गया कि सनातनी अपने हीरो को पहचानने लगे हैं। एक प्रधानमंत्री के नाते हम और आप तो एक छोटे से पद पे अगर बैठ जाएं सरकारी तो सूखी लकड़ी की तरह हम टिटनेस के इंजेक्शन की तरह टेढ़े हो जाते। नहीं साहब, ये तो कानून के अलग है। राष्ट्र से बड़ा कोई कानून नहीं होता।